हेलो फ्रेंड्स, वेबसाइट डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग टॉपिक पर आज हमारा 17वां लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दो बहुत ही इम्पोर्टेंट टैग। इनका नाम है डिव टैग और स्पैन टैग। एक्चुअल में हम लोगों ने सीएसएस में सेलेक्टर टैग पढ़ा हुआ है। सेलेक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक टैग के लिए या स्पेसिफिक क्लास या आईडी के नाम से किसी पार्टिकुलर टैग या किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए हम सीएसएस की फॉर्मेटिंग डिफाइन करते हैं। जब हम बात करते हैं H1 टैग की या पैराग्राफ टैग की, तो स्पेशली हम CSS फॉर्मेटिंग किसके लिए कर रहे हैं, पैराग्राफ के लिए या H1 के लिए। अगर हमने पैराग्राफ के लिए कोई फॉर्मेटिंग कर दिया है तो हमारे वेब डॉक्यूमेंट में जितने भी पैराग्राफ हैं सब पर वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। लेकिन जब हम बात करते हैं डिव टैग की या स्पैन टैग की, तो डिव टैग किसी स्पेसिफिक सेलेक्टर के हिसाब से नहीं काम करते हैं। वो ना तो सारे पैराग्राफ के लिए वर्क करेंगे, ना तो सारे हेडिंग के लिए वर्क करेंगे। डिव टैग एक अलग नाम हो जाता है, वो अलग टैग ही है। ऐसे स्पैन अलग है। स्पेसिफिक किसी एरिया के लिए, स्पेसिफिक किसी टैग के लिए अगर हम कोई सीएसएस फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं तो हम डिव टैग या स्पैन टैग के माध्यम से कर सकते हैं। अब डिव टैग भी थोड़ा अलग है, स्पैन टैग भी अलग है, हम आगे थोड़ा डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले हम शुरू करते हैं डिव टैग की डिफिनेशन या डिव टैग क्या करता है। द डिव टैग इज नोन एज डिवीजन टैग। स्पेशली हम अपने वेब पेज में जब अलग अलग एरिया की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, अलग अलग जोन की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, तब हम डिव टैग का यूज करेंगे। द डिव टैग इज यूज्ड इन HTML टू मेक डिविजन्स ऑफ कंटेंट इन द वेब पेज लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, हेडर, फुटर, नेविगेशन बार, etc। आप जानते हो कि हमारा जो वेबसाइट का वेब पेज होता है उसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं। जैसे हेडर सेक्शन जहाँ पर हमारा लोगो आता है या हेडर आता है जो इमेज स्लाइड करती रहती है, फिर उसके नीचे नेविगेशन बार आता है, फिर जो हमारा मेन पेज आता है, बॉडी सेक्शन जिसको बोलते हैं, जहाँ पर वेबसाइट का कंटेंट्स होता है, उसको भी हम कई कॉलम में डिवाइड कर सकते हैं। आपने देखा होगा किसी किसी वेबसाइट पर 3 कॉलम बन के आते हैं, किसी वेबसाइट पर 2 कॉलम बन के आते हैं। तो इस तरह का जो चीज़ होता है वो हम डिव टैग से मेंशन कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको लाइव एग्जांपल दिखाना चाहूँगा। मैं एक साइट ओपन कर लेता हूँ। बस थोड़ा सा वेट करिए, साइट ओपन होती ही मैं आपको शो कर देता हूँ कि मैं किस कॉलम की बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप गौर से साइट थोड़ी खुले। देखिए ये आप देख रहे हो कि हमारा लाइन एक ही है। ये इस देखिए सर्कल वाले पार्ट को, ये हिस्सा हमारा अलग है, ये हिस्सा अलग है और ये हिस्सा अलग है। तो ये पूरा हमारा जो कंप्लीट एरिया है इसको हमने 3 कॉलम में डिवाइड किया हुआ है। ये हम डिव टैग से मैनेज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये आप देखिए जो अलग अलग बॉक्सेज बने हुए हैं। आमतौर पे क्या होता है, हम जब पैराग्राफ टैग से लिखते हैं तो स्क्रीन में शुरू से लेकर लास्ट तक जितना हिस्सा है सब पे लिखता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमारा जो पूरा पूरा एरिया है वो अलग अलग बॉक्स में हमारा ये डिवाइडेड है। तो ये हम जो क्रिएट करते हैं अलग अलग हिस्सा, ये हमारा डिव टैग के माध्यम से होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 एरिया हमने बनाए हुए हैं। तो ये जो अलग अलग सेक्शन हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर हम डिव टैग का यूज कर सकते हैं। डिव टैग है बोथ ओपन टैग एंड क्लोजिंग टैग। ये कंटेनर टैग होता है एंड इट इज मैंडेटरी टू क्लोज द टैग। द div is the most usable tag in web development because it helps us to separate out data in the web page, and we can create a particular section for particular data or function in a web page। बेसिकली वेब पेज में अलग अलग सेक्शन या ब्लॉक या एरिया के लिए ही हम div टैग का यूज करते हैं। div tag is a block level tag। It is generic container tag. It is used to group up various tags of HTML so that section can be created and style can be applied to them। यानी div टैग से हमने जो एरिया बनाया है, जो सेक्शन बनाया है, उस टैग में हम अलग अलग तरह के HTML टैग यूज कर सकते हैं। एज वी नो div टैग इज अ ब्लॉक लेवल टैग। ठीक है, अब इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया जाएगा। अभी आप देखिए ये इनलाइन CSS का यूज किया गया है, इंटरनल CSS का यूज किया गया है। यहाँ पर स्टाइल
टैग का यूज किया गया और पैराग्राफ के लिए एक स्टाइल दे दिया, बैकग्राउंड कलर और मार्जिन। तो ये जो पूरी सीएसएस फॉर्मेटिंग है, इतने हिस्से वाली सीएसएस की फॉर्मेटिंग है, ये पैराग्राफ के लिए वर्क करेगी जितने भी पैराग्राफ हमारे वेब पेज में हैं। लेकिन जब हमने div टैग का यूज किया और यहाँ भी हमने सीएसएस की फॉर्मेटिंग ही डिफाइन किया, अब अंतर क्या है, ये फॉर्मेटिंग पैराग्राफ पे वर्क करेगी, लेकिन ये जो div वाली फॉर्मेटिंग है ये वहां पर वर्क करेगी जहां पे हम div टैग का यूज करेंगे। अब सिंपल सा मैं इस प्रोग्राम को मैं टाइप नहीं करता हूँ, टाइम लगेगा थोड़ा, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। सेक्शन तो आपको समझ में आ गया है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ। आप div टैग को एक ऐसा टैग मानिए जो ब्लॉक क्रिएट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, आप समझिए, ये हमने सिलेक्टर लिया, ये हमने स्टाइल टैग यूज किया, स्टाइल में ये भी लगाना जरूरी नहीं है, फिलहाल ये हो गया। आपको पता हम सीएसएस के लिए स्टाइल टैग यूज करते हैं, हमने पैराग्राफ के लिए बैकग्राउंड कलर दे दिया और मार्जिन दे दिया, ठीक है। अब हमने div टैग का यूज किया, div टैग का कलर टेक्स्ट का हमने व्हाइट लिया है, बैकग्राउंड कलर हमने ये ले लिया है, मार्जिन 2px ले लिया और फॉन्ट साइज 20px ले लिया है। ये div टैग जहां भी यूज करेंगे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। ये क्लोज कर दिया। बॉडी टैग, एक हम पैराग्राफ भी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ हमने दे दिया पैराग्राफ टैग, ठीक है। चलिए एक और पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, ये। अब इसको हम सेव करते हैं, नाम दे दिया हमने div.html। हम डेस्कटॉप पर इसको सेव कर लेते हैं। अब ये डेस्कटॉप पर हमारी फाइल आ गई, HTML फाइल, इसको हम ओपन करते हैं। अब देखिए, अभी जो हमने पैराग्राफ के लिए CSS लिखा था वो पैराग्राफ पे अप्लाई हो रहा है, और जो हमने div के लिए लिया था वो किसके लिए अप्लाई हो रहा है, div के लिए। तो वैसे ही बिल्कुल वर्क कर रहा है। लेकिन div के साथ खास बात क्या है, जब हम बात करते हैं div टैग की, तो div टैग के अंदर हम बाकी दूसरे HTML टैग ले सकते हैं, जबकि पैराग्राफ अपने आप में एक टैग है। पैराग्राफ के अंदर केवल टेक्स्ट ही पॉसिबल है। H1 हेडिंग टैग है, उसके अंदर केवल टेक्स्ट ही पॉसिबल है। लेकिन जब हम div टैग की बात करते हैं तो div टैग ने, मान लीजिए आप एक एरिया क्रिएट कर दिया है, इसके अंदर आप पैराग्राफ भी यूज कर सकते हो, इसके अंदर आप हेडिंग टैग भी यूज कर सकते हो, इसके अंदर आप बाकी टैग भी यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप पैराग्राफ टैग की बात कर रहे हो तो पैराग्राफ का मतलब उसके अंदर कुछ टेक्स्ट ही हम लिख सकते हैं, बाकी कोई चीज पॉसिबल नहीं है। ये अंतर आपका हो जाता है बाकी सारे टैग और div टैग में। क्रिएटिंग वेब लेआउट यूजिंग div टैग। The div tag is a container tag. Inside div tag we can put more than one HTML element and can group together and can apply CSS for them. Div tag can be used for creating a layout for web pages. In the below example shows creating a web layout. We can also create web layout using table tag, but table tag are very complex to modify the layout. यानी अपनी वेबसाइट में जैसे कि हम बात करते हैं, चलिए ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी वेबसाइट में यहाँ पर इस हिस्से में लोगो आ जाए, जो हमारा हेडर इमेज है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आए। ये हमारा हेडर इमेज हो जाएगा, जो आपने देखा है वेबसाइट पर स्लाइड करता रहता है। यहाँ पर हमारा कुछ बेसिक कॉन्टैक्ट डिटेल आ जाए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह आ जाए। फिर जो हमारा मेनू बार होता है, नेविगेशन, जिसको हम लोगों ने कल पढ़ा था लास्ट सेशन में, ये मेनू बार आ जाए ये। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि दो पैराग्राफ आए, लेफ्ट और राइट। यहाँ पर भी कुछ पैराग्राफ का डेटा रिटर्न हो और यहाँ पर भी कुछ पैराग्राफ का डेटा रिटर्न हो। और फिर हम चाहते हैं सबसे लास्ट में हमारा बॉटम पर फुटर आ जाए, जहाँ पर वेबसाइट कॉपीराइट वगैरह या पावर्ड बाई आ जाए। तो ये जो सेक्शन हम बनाना चाहते हैं कि ये जो लोगो है अपनी जगह पर फिक्स्ड रहे, ये स्लाइड का जो इमेज है अपनी जगह पर फिक्स्ड रहे, ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, फिर ये मेनू बार हमारा हो जाएगा यहाँ पर, और दो कॉलम की हमारी वेबसाइट है, यानी दो पैराग्राफ रहेगा लेफ्ट और राइट। ऐसा भी होता है कि हमारा इस तरीके से आ जाए, सिंगल कॉलम का आ जाए, लेकिन हम दो कॉलम का चाहते हैं।
तो ये जो स्पेसिफिक एरिया बनाना चाहते हैं, अब लिखने के लिए पैराग्राफ टैग यूज़ करेंगे, अंदर हेडिंग टैग भी यूज़ करेंगे, यानी हम यहाँ पर हेडिंग टैग भी यूज़ करेंगे, पैराग्राफ टैग भी यूज़ करेंगे, यहाँ भी हम हेडिंग के लिए H1 टैग, फिर इसके लिए पैराग्राफ टैग। लेकिन ये जो हम जोन क्रिएट करेंगे, हिस्सा क्रिएट करेंगे कि ये डिव जो है इतने बाई इतने का ही होना चाहिए, और ये जो हिस्सा ये इतने बाई इतने का होना चाहिए। इसी तरीके से हमारी इमेज एक निश्चित रेंज में ही लिमिटेड रहेगी। तो अलग अलग हिस्सा जो क्रिएट किया गया है कि इसका कंटेंट इसके बाहर ना जाए, इसके लिए हमको डिव टैग का ही यूज़ करना पड़ेगा, और कोई दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो ये हमने आपको बता दिया है कि डिव टैग से हम अपनी वेबसाइट का लेआउट डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। आप जानते हो सिलेक्टर, हमने स्टाइल इंट्रोड्यूस किया। अब यहाँ पे एक लेफ्ट डिव नाम का क्लास क्रिएट किया जिसमें हमने फ्लोट कर दी है लेफ्ट, यानी ये जो क्लास बनाया है ये क्लास के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा वो लेफ्ट साइड अरेंज रहेगा। एक दूसरा क्लास बनाया हमने मिडिल टैग, ये लेफ्ट फ्लोट रहेगा, और दूसरा हमने बनाया राइट डिव नाम का क्लास जो लेफ्ट ये भी रहेगा। ठीक है, अब डिव टैग देखिए क्लोज किया गया, ये डिव टैग क्रिएट किया। अब डिव टैग के लिए CSS दिया गया है, पैडिंग 1%, कलर वाइट है, बैकग्राउंड कलर ये है, विड्थ 30%। 30% का मतलब पूरी स्क्रीन का 30% एरिया लेगा और बॉर्डर सॉलिड रहेगा। ये हमने बनाया डिव टैग अपना। अब स्टाइल क्लोज कर दिया। देखिए बॉडी टैग जब शुरू हुआ, सबसे पहले हमने क्लास कॉल किया डिव क्लास लेफ्ट डिव। हमने क्या कॉल किया? लेफ्ट डिव। और यहाँ पे हमने एक हेडिंग लिखा और एक पैराग्राफ लिख दिया, पैराग्राफ क्लोज कर दिया। फिर दूसरी हेडिंग लिखा, दूसरा पैराग्राफ लिखा। फिर हमने कॉल किया डिव क्लास मिडिल डिव, यहाँ भी हेडिंग पैराग्राफ, हेडिंग पैराग्राफ। फिर क्लास कॉल किया राइट डिव, ये वाला जो क्रिएट किया था हिस्सा, और सब लेफ्ट में ही फ्लोट कर रहे हैं। लेफ्ट में फ्लोट करने का मतलब दूसरा जो इससे पहले वाला था उसके बाद, लेकिन लेफ्ट साइड साइड में। अब देखिए तीसरा जो राइट डिव है वहां भी हेडिंग पैराग्राफ ये बंद हो गया। लेकिन जो हमने डिव टैग के लिए फॉर्मेटिंग किया था, किसके लिए? डिव के लिए। ये इसमें पैडिंग ये था, कलर वाइट था, बैकग्राउंड कलर ग्रीन था, विथ 30% था, ये सारे डिव के लिए काम करेगा। ठीक है, यानी जो हमने डिव के साथ पूरा हिस्सा जनरेट किया है, ये हिस्सा तो इसके साथ भी काम करेगा, इसके साथ भी काम करेगा, इसके साथ भी काम करेगा। लेकिन जो अलग अलग बनाया क्लास लेफ्ट डिव, मिडिल डिव और ये राइट डिव, ये इन क्लास के साथ काम करेगा। ठीक है, ये पूरी फाइल में आपको थोड़ा सा डायरेक्टली मैं कॉपी कर लेता हूँ, वैसे तो बड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा। ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं फाइल ओपन करता हूँ, आपको अंतर दिखेगा। देखिए आप देखिए जो हमने डिव टैग यूज किया है, डिव टैग का रिजल्ट क्या हुआ? डिव टैग का रिजल्ट ये हुआ कि 30% स्क्रीन का जो हिस्सा है वो सब ने कंज्यूम किया। 30% 90% के बाद ये 10% बच गया है। अब देखिए आप थोड़ा सा जो लेफ्ट डिव हमारा है उसको भी हमने फ्लोट लेफ्ट किया है ना, मिड वाले को भी लेफ्ट किया है और राइट वाले को भी किया। अभी राइट वाला डिव मैं हटा ही लेता हूँ, इसको मैंने डिलीट कर दिया। देखिए क्या हुआ, ये नीचे आ गया। फ्लोट लेफ्ट का मतलब कि सब एक के बाद एक लेफ्ट साइड में अरेंज होते चले जाएंगे। यहाँ पर मैं इस वक्त इस टाइम पर राइट कर देता हूँ। चलिए हमने कर दिया राइट। अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन देखिए ये राइट साइड जाके चपक गया, दिख रहा है आपको? राइट साइड सट गया। लेकिन जब मैं लेफ्ट करूंगा तो जो भी हमारा डिप बचा हुआ है वो उसी के बगल आके रुक जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर राइट डिप वाले में भी फ्लोट लेफ्ट किया गया है। आप ऐसा समझ लो थोड़ा सा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये मतलब क्या है इसका। जैसे पहला वाला हमारा डिप का हिस्सा है, स्क्रीन का 30% उसने ऑक्युपाई किया, ये लेफ्ट पे आ गया, हमने बोला लेफ्ट रहे। अब
दूसरा वाला डिव अगर हम राइट कर देंगे तो दूसरा वाला डिव हमारा पता कैसे जाके बनेगा, ये इस तरीके से बनेगा। लेकिन जब हम लेफ्ट कर देते हैं तो ये लेफ्ट ही आएगा, लेकिन लेफ्ट में पहले डिव ने तो अपनी जगह बना ली है ना, अब जो बचा हुआ एरिया है उसके लेफ्ट में आएगा। जब मैंने राइट डिव बनाया तो राइट डिव में हमने क्या किया, फ्लोट लेफ्ट ही किया, तो जो बचा हुआ एरिया वहां पे लेफ्ट में आके वो अरेंज हो जाएगा। लेकिन अगर हम फ्लोट कर देते हैं राइट तो ये राइट पे चला जाएगा। हमें एक के बाद एक चाहिए। अब इसका मैं परसेंटेज थोड़ा कम कर देता हूँ तो अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। जो हमने डिव क्रिएट किया है, मेन डिव हमारा कहाँ गया, ये डिव हमने जो 30% किया है ना, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा 15%। अब आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए ये 15% है। अब आप देखिए जो हमने क्लास क्रिएट किया हुआ है, हमारा लेफ्ट डिव को हमने लेफ्ट कर दिया, मिडिल डिव को हमने सेंटर कर दिया, ठीक है। और जो हमारा राइट वाला डिव है इसको हमने राइट कर दिया। अब देख रहे हो ना, राइट वाला डिव तो राइट हो गया है ना, लेकिन नेक्स्ट लाइन पे आ गया। और मिडिल वाला तो मिडिल नहीं गया फिलहाल, तो ये शायद मिडिल वैल्यू ही नहीं होती होगी, प्रॉपर्टीज नहीं होती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ा, चलिए हम इसको भी राइट कर देते हैं। अब देखिए क्या हो रहा है, ये सब राइट में आके अरेंज हो गए। लेकिन जब हम लेफ्ट करेंगे तो एक जहां पर खत्म होगा उसी की ठीक बाद आके ऐड हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सब साथ में पैरेलल सटे हुए आएंगे। इसको भी मैं कर देता हूँ लेफ्ट और इसको भी मैं कर देता हूँ लेफ्ट। तो जितने क्लास हैं वो एक के बाद एक सटे हुए आ जाएंगे। अब जो मेन हमने डिव बनाया था ना, ये वाला जो हमने डिव क्लास ये बनाया है, जो सारे के सारे डिव का बैकग्राउंड कलर वगैरह, जब देखिए सबका बैकग्राउंड कलर वगैरह यहाँ पर जो भी है सबका सेम है ना। लेकिन स्पेशली मिड वाले में बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया गया है, यहाँ पर स्पेशली ग्रे कर दिया है तो वो ग्रे हो गया। वरना बाकी जिसमें कलर नहीं दिया गया है तो जो हमने डिव में कलर दिया है मेन में वो अप्लाई हो जा रहा है। ये दिख रहा है आपको। अब यहाँ पर मैं लगाता हूँ फ्लोट और यहाँ पर कर देता हूँ राइट मेन डिव को। कोई फर्क पड़ा, क्योंकि जो क्लास यूज कर रहे हैं वो सबका अलग अलग है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम पूरे पूरे स्क्रीन के हिस्से को डिव के माध्यम से जितना चाहे परसेंट में डिवाइड कर सकते हैं, और उस पार्टिकुलर हिस्से का बॉर्डर अलग से दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, टेक्स्ट कलर दे सकते हैं, ये हम दे सकते हैं। पैडिंग का मतलब बीच का जो स्पेस है इसको हमने कर दिया 5%। अब आप देखिए जो बीच का स्पेस है टेक्स्ट और ये डिव के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे देखिए टेक्स्ट और डिव के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे टेक्स्ट और डिव के बीच में जो स्पेस है 1% किया था, तो टेक्स्ट और बॉर्डर के बीच में स्पेस 1% का था। तो इस तरीके से हम पूरा हिस्सा क्रिएट कर सकते हैं। हम एक दूसरा डिव बना सकते हैं, मान लीजिए सेकेंड डिव क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग वो दे सकते हैं। तो ये हमने आपको बताया कि डिव टैग का क्या रोल है। अब डिवीजन टैग का यूज हम क्लास के माध्यम से भी कर सकते हैं और इनलाइन सीएसएस में भी कर सकते हैं। इंटरनल सीएसएस और एक्सटर्नल सीएसएस कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आप, यहाँ पर डिव स्टाइल यूज किया गया, यानी डिव टैग के साथ इंटरनल हम सीएसएस यूज कर रहे हैं तो स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करेंगे, उसकी जो भी स्टाइल है हम यहीं पर डिफाइन करते चले जाएंगे। ये ये इनलाइन डिव का प्रॉपर्टी यूज किया गया। इससे पहले जो हमारा स्लाइड था ये हमारा क्या था, इंटरनल था, यानी हमने डिव नाम का टैग यूज किया था। यहाँ पर आप देखिए हमने डिव नाम का टैग यूज किया और इसके अंदर सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन की। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम डिव नाम का टैग यूज कर रहे हैं और यही इसी के साथ हम स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के इसकी सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दे रहे हैं। तो ये सीएसएस आप कैसे यूज करते हो, इनलाइन यूज करते हो, इंटरनल यूज करते हो, एक्सटर्नल यूज करते हो, ये तो हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब डिव टैग के जैसे ही एक दूसरा टैग भी होता है स्पैन।
अंतर सिर्फ ये है कि डिप टैग की हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल बना के दिखाया है कि डिप टैग में हम स्क्रीन के अलग अलग हिस्से को क्रिएट कर सकते हैं और उस डिप टैग के अंदर आप देखिए मैंने डिप टैग यूज किया, थोड़ा सा मैं साइज कम कर लेता हूँ तो बात थोड़ी सी बन जाएगी। आप देखिए जो मैंने यहाँ पे डिप टैग यूज किया है, ये है ना, इसमें मैंने बैकग्राउंड कलर, पैडिंग और टेक्स्ट कलर, बॉर्डर क्या दिया है, ये सब उन्होंने डिफाइन कर दिया। तो स्क्रीन के उस पार्टिकुलर हिस्से में, ये हिस्से में उसी हिसाब से पूरी फॉर्मेटिंग हमारी हो जा रही है। ये हमें 3 बॉक्स चाहिए थे, 3 अलग अलग ब्लॉक चाहिए थे, तो हमने जब अपना बॉडी सेक्शन ओपन किया तो हमने div को 3 बार कॉल कर लिया, लेकिन तीनों में कुछ अंतर चाहिए था तो हमने जो क्लास बना के रखा हुआ है वो हमने कॉल कर लिया। अगर हम क्लास ना कॉल करें, हम सिर्फ 3 बार div ही कॉल करें, देखिए तो क्या होगा, वो क्लास थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा होगा। हम सिर्फ div की बात करें, हमने यहाँ पर एक बनाया div क्रिएट किया ये, और div टैग के लिए बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, पैडिंग, बॉर्डर हमने दे दिया और हमने 3 बार div कॉल कर लिया। और मैं फिर आपको बता दूं कि div स्क्रीन के एक ब्लॉक को क्रिएट करने के लिए होता है और div के अंदर आप बाकी टैग यूज कर सकते हो, जहां पर h1 पैराग्राफ, h1 h2 पैराग्राफ, ये सब टैग div के अंदर यूज किए गए हैं। अब देखिए हम इसको रन करते हैं, ये आ गया। जब आपने क्लास नहीं दिया तो हर बार जब आपने div टैग यूज किया तो हर एक div टैग अलग डिवीजन हो गया, और अलग डिवीजन हो गया तो एक के बाद एक ही आ रहा है। इसलिए यहाँ पर क्लास बनाना जरूरी था ताकि हम फ्लोट कर सकें उसको, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, एक के बाद एक वो आता चला जाएगा। फिलहाल हम बात करते हैं स्पैन टैग की। तो div में मैंने आपको बताया कि वो स्क्रीन के किसी एक हिस्से को जनरेट कर रहा है या बना रहा है, लेकिन स्पैन टैग की बात करते हैं, ये भी किसी टैग की फॉर्मेटिंग करता है, लेकिन ये स्क्रीन के एक हिस्से को नहीं बनाता है। ये इनलाइन टैग होता है, इनलाइन सीएसएस की फॉर्मेटिंग डिफाइन करता है कि जिस टैग के साथ यूज करेंगे उसी टैग की सीएसएस फॉर्मेटिंग डिफाइन कर देगा। द HTML span tag is used for grouping and applying styles to inline elements। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, अंतर है। There is a difference between the span tag and div tag। The span tag is used with inline elements while the div tag is used for block level। यहाँ पर देखिए सिंपल सा प्रोग्राम है, पैराग्राफ टैग यूज किया गया और यहीं पर स्पैन टैग यूज किया और स्टाइल डिफाइन कर दिया गया। तो इस पैराग्राफ का कलर यही हो जाएगा, सिंपल सा है। दूसरा पैराग्राफ क्रिएट किया गया, फिर स्पैन टैग यूज किया गया, इसकी स्टाइल डिफाइन कर दी, कलर चेंज कर दिया गया, दूसरा कलर हो जाएगा। मैं सिंपल से इसको भी आपको दिखा देता हूँ। देखिए स्पैन टैग है, फिर आप समझ लिए स्पैन टैग को भी हमने पैराग्राफ के अंदर यूज किया और स्पेशली इसकी फॉर्मेटिंग डिफाइन कर दी। तो 2 पैराग्राफ में हमने बैकग्राउंड कलर अलग अलग दे दिया है। तो देखिए एक पैराग्राफ रेड, एक पैराग्राफ ब्लू, और जो नॉर्मल लिखा है पहला पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ, ये सिंपल सा आ रहा है। तो जो स्पैन हमारा टैग है ये इनलाइन सीएसएस के लिए यूज होता है, यानी किसी पैराग्राफ टैग h1 टैग के साथ अंदर ही यूज कर लेंगे हम, ये ब्लॉक नहीं क्रिएट करता। अब div टैग और स्पैन टैग में क्या अंतर है, खैर हम डिस्कस कर चुके हैं आधे से ज़्यादा, फिर भी बात कर लेते हैं। द div tag and span tag are two common tags when creating pages using HTML and perform different functionality on them. While div tag is a block level element and span is inline element, यही basic difference है। The div tag creates a line break by default, creates a division between the text that comes after the tag as begun until the tag। यानी जब भी आप div tag शुरू करोगे हमेशा वो नया ब्लॉक शुरू कर देगा, ये div से end होता है। The div tag creates separate boxes or container for all element inside the tag like text, images, paragraph। यानी जितनी बार आप div tag यूज करोगे उतने अलग अलग ब्लॉक बन जाएंगे। जैसे आप जितनी बार पैराग्राफ टैग यूज करते हो उतनी नई लाइनें बन जाती हैं। द स्पैन टैग डज नॉट क्रिएट अ लाइन ब्रेक, यानी स्पैन टैग लाइन नहीं ब्रेक करता है, वो एक के बाद एक बगल बगल देता चला जाता है। बट रेदर अलाउज द यूजर टू सेपरेट थिंग्स फ्रॉम other element around them on a page within the same line। Avoiding of line break result only that selected text to change keeping all the other element around them same।
अब एक एग्जांपल आप देख लीजिए, थोड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। ये यहाँ पर div टैग, ये पैराग्राफ के लिए फॉर्मेटिंग दी गई है, ये div के लिए फॉर्मेटिंग दी गई है, और ये स्पैन के लिए फॉर्मेटिंग दिया है। ठीक है, div टैग भी हमने यूज़ किया है और स्पैन टैग भी यूज़ किया है। अब स्टाइल टैग हमने क्लोज कर दिया। अब हम बॉडी टैग शुरू करते हैं। फिर समझ लीजिए कि जब हम div टैग यूज़ करेंगे तो हमेशा अलग अलग ब्लॉक क्रिएट करेगा, लेकिन स्पैन टैग ये इनलाइन CSS फॉर्मेटिंग डिसाइड करता है। ये न तो कोई नया ब्लॉक बनाएगा और न तो लाइन चेंज करेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 बार हमने div टैग कॉल कर लिया, उसके अंदर लिख दिया है div टैग, वही लिख ही दिया है। और यहाँ पर स्पैन टैग कॉल कर लिया, उसके अंदर लिख दिया गया स्पैन टैग लिख दिया गया है, और कुछ नहीं कॉल किया गया है। इसको हम सेव करते हैं, बहुत सिंपल सा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जहाँ जहाँ div कॉल किया गया वहाँ वहाँ एक अलग ब्लॉक जनरेट हो गया और लाइन चेंज हो गई है, और जहाँ जहाँ स्पैन टैग कॉल किया है वो भी अलग अलग ब्लॉक है, लेकिन उस तरीके से ब्लॉक नहीं है, वो सेम लाइन में देता चला जा रहा है। तो ये अंतर है। पहली बात तो ये इनलाइन होता है और ये ब्लॉक होता है, ये अलग अलग ब्लॉक क्रिएट कर देगा, लाइन चेंज कर देगा, और सेम लाइन पे ये फॉर्मेटिंग अलग करता चला जाएगा। तो ये बेसिक अंतर हो गया कि हमारा जो div होता है वो ब्लॉक लेवल का होता है, और जो स्पैन है वो इनलाइन होता है। स्पेसिफिक किसी भी हम टैग के साथ यूज़ कर लेंगे, किसी भी एलिमेंट के साथ यूज़ कर लेंगे तो उस जगह पर फॉर्मेटिंग को वो चेंज कर देगा। लेकिन बेसिकली जब हम बात करते हैं वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करने के लिए, एक वेबसाइट को 2-3 कॉलम में डिवाइड करने के लिए, तो वहाँ पर हम div टैग का ही यूज़ करते हैं। आने वाले 1 या 2 सेशन के बाद हम आपको बताने वाले हैं कि इन सारे टैग और CSS प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनाएंगे। तो आई थिंक मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर हम और आपको बताएंगे इस टैग के बारे में। उसके बाद हम आपको बताएंगे सिंपली वेबसाइट क्रिएट करना। अभी तक जितना हमने टैग पढ़ा है या CSS की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं, तो ये सेशन फिलहाल हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।